हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। चाइल्ड मैरिजेस एक कानूनी मुद्दा है। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास होने की एक कहानी है। अभी भारत सरकार ने लड़कियों की एज बढ़ाकर 21 साल कर दी। मैंने उसका समर्थन किया था, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सारे देश में नुपुर शर्मा के टीवी चैनल पर बोलने के बाद से एक बहस हो रही है कि चाइल्ड मैरिजेस पर क्या कानून रहे हैं। यह भी बात कही जा रही है कि नुपुर शर्मा ने तो बुखारी कोट की। सही बात है, लेकिन आज स्कॉलरली रिसर्च से क्या साबित होता है कि प्रॉफिट की जिस वक्त बीबी आयशा से शादी हुई तो बीबी आयशा की क्या एज थी। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। लेकिन मैं थियोलॉजियन नहीं हूं। मैंने कुछ कानून पढ़ा है और कुछ बहुत अच्छे इतिहासकारों से इतिहास पढ़ा है। इसलिए जब मैं हदीस को देखता हूं तो उसकी हिस्टोरिकल एविडेंस ढूंढता हूं। आइए पहले जरा कानून की बात कर लें और आज की बात कर लें। यह बात तो 1400 साल पुरानी है। आज भी विश्व में हर 5वीं शादी एक चाइल्ड मैरिज है। 22,000 बच्चियां हर साल चाइल्ड मैरिज की वजह से प्रेगनेंसी में उनकी डेथ हो जाती है। वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज्यादा 9,600, जिसका मतलब यह है कि हर दिन वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में चाइल्ड ब्राइड्स की 26 डेथ्स हो रही हैं। साउथ एशिया में 2000 चाइल्ड मैरिजेस रिलेटेड डेथ हर साल होती हैं। यह हमारा हिस्सा है साउथ एशिया। 6 बाल वधू हर दिन मर रही हैं। ईस्ट एशिया और पैसिफिक में 650 डेथ्स, वहां भी 2 मौतें चाइल्ड ब्राइड्स की हर दिन हो रही हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 560 हर साल, जिसका मतलब 2 हर दिन। कोई एज होगी मैरिज की, ये तो कानून में बहुत बाद में आएगी बात। स्क्रिप्चर्स में कुछ सफाई से बात नहीं कही गई। हमारे अपने देश में गर्भदान सेरेमनी होती थी। गर्भदान का मतलब था obligatory cohabitation between husband and wife should take place immediately after the wife attains puberty. शादी पहले हो जाती थी, गर्भदान की सेरेमनी बाद में होती थी। इसे अहम माना जाता था। दस साल की एज ऑफ कंसेंट इंडियन पीनल कोड ने एक प्रोग्रेसिव लॉ था रखी थी। वरना एज ऑफ कंसेंट तो 10 साल से भी पहले थी और एज ऑफ मैरिज तो 10 साल से भी पहले थी। 1986 में मैंने अलीगढ़ में एक रिक्शा में 5 बाल विवाह के केस देखे। एक ही रिक्शा में 5 दुल्हन थी और 5 दूल्हा थे। गोदी में बैठी थी 2 दुल्हनें, शायद रही होंगी 6 साल की या 5 साल की। रोमन लॉ में चले जाइए, बहुत बात की बात हो रही है। अब 12 साल की एज हुई तो इसे रिफॉर्म माना गया। जूइश लॉ में 12 साल, कैनन लॉ में 12 से 14 साल। लॉ की सीरीज है तो लॉ की बात करनी पड़ेगी। फुल मोनी
का केस है। क्या बहस हुई, क्या एविडेंस हुई, अवेलेबल है, पढ़ी जा सकती है। 10 साल की बच्ची है। 1890 का मामला है, 1890 का। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की तो बर्थ हो रही है 570 में, वो तो 6th सेंचुरी का मामला है। 633 में दुनिया से जा रहे हैं, तो 6th और 7th सेंचुरी का मामला है। यहां मैं बात कर रहा हूं 19th सेंचुरी की आखिरी दशक में। 10 साल की बच्ची मर जाती है बिकॉज ऑफ वायलेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स विच शी सफर्ड ड्यू टू द रप्चर ऑफ हर वेजाइना एंड वॉज ब्लेड टू डेथ। 35 साल का उसका हस्बैंड था, हरिमैती। मर्डर का चार्ज लगाया गया, जज ने छोड़ दिया। जज विल्सन ने जो कुछ लिखा वो भी रेलिवेंट है। कहा उन्होंने कि हिंदू लॉ में अगर जाएं तो शादी की बड़ी अहमियत है। जो नेटिव्स हैं उनको हमें पूरी आजादी देनी चाहिए कि वो अपने धार्मिक लॉ को फॉलो करें। सरकार को लोगों के धार्मिक लॉ में नहीं बोलना चाहिए। नो गवर्नमेंट शुड मेडल, यह जुमला लिख दिया। एविडेंस है, उसने कहा कि इन्फेंट मैरिजेस होती हैं, अनअबेटेड हो रही हैं। अगर एज बढ़ानी है कोहिबिशन की तो यह तभी बढ़ाई जाए जब हिंदू अपनी तरफ से ग्रेट डिजायर फॉर चेंज एक्सप्रेस करें। इस पोजीशन को बाद में हमने अपीजमेंट कहा कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म जब हों, जब कम्युनिटी से इनिशिएटिव आए। इस पे बड़ा हंगामा किया। देखिए विल्सन जज लिख रहा है इसको। जो एविडेंस मां ने दी फुलमोनी की कि बच्ची 10 साल की थी, हस्बैंड एज में बहुत ज्यादा बड़ा था। आई सॉ माई डॉटर लाइंग ऑन द कॉट weltering in blood, her cloth and the bed cloth and Harry's cloth were wet with blood. यूनानिमस मेडिकल ओपिनियन था कि डेथ एक इमेच्योर चाइल्ड की एक फोर्सफुल पेनिट्रेशन से हुई। 13 घंटे में वो एक्यूट पेन से मर गई। फिर भी सजा ना दी गई क्योंकि समाज की परंपरा थी कि बाल विवाह होते थे। डॉक्टर केवर ने इन्वेस्टिगेशन किया 1856 में और 14 केसेस प्री मेंस्ट्रुअल कोहिबिटेशन के पाए। अपनी रिपोर्ट लिख दी, डॉक्टर मैक्लियोल्ड रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मैरिज, सारा डेटा उसमें लिख दिया। डॉक्टर ने अदालत में बताया कि 13% मैटरनिटी केसेस जो उनके सामने आते हैं उसमें गर्भवती 13 साल से कम की होती है। डिविजनल कमिश्नर्स ढाका के, नोआखली के, चिटगांव के, उन्होंने आके गवाही दी कि चाइल्ड मैरिज वाइडली प्रेवलेंट है। 44 फीमेल डॉक्टर्स ने डॉक्यूमेंट किया चाइल्ड वाइफ्स के मामलात जिनमें उनकी डेथ हो गई। किताबें पढ़ें तो अंदाजा होता है
जॉन लॉ की किताब है ग्लिम्सेस ऑफ हिडन इंडिया, कैलकाटा की, 1905 की। विवरण कर रहे हैं कि कैसे शादियां होती हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दुल्हन है एक डॉल की तरह, इतनी छोटी है कि डॉल है। कभी वो मुस्कुराती भी है, कभी और मुस्कुरा रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। उस खुशी के माहौल को, उस इनोसेंट सेलिब्रेशन को जॉन लॉ ने डॉक्यूमेंट कर दिया। जब बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, लिबरल लोगों ने कहा कि एज ऑफ कंसेंट बढ़नी चाहिए, एक कारपेंटर की बेटी ने रिफ्यूज कर दिया हस्बैंड के पास जाने के लिए। रुखबाई का केस। तब 1891 में जाकर जो इंडियन पिनल कोड में एज 10 थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो बढ़ा के 12 की गई। बाल गंगाधर तिलक के फैमिली में भी चाइल्ड मैरिज हुई। उन्होंने भी ये कहा कि रिफॉर्म का इनिशिएटिव कम्युनिटी से आए, तो क्या तिलक भी अपीजमेंट कर रहे थे। ढाका प्रकाश के जून 1875 में रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक एल्डरली मैन ने अपनी चाइल्ड वाइफ को मार मार कर मौत के घाट उठा दिया, क्योंकि उसने रिफ्यूज किया टू गो टू बेड विद हिम। मोहल्ले वालों ने कवर अप करने की कोशिश की कि आत्महत्या थी, लेकिन मर्डर का चार्ज उस पर प्रूव हुआ। लेकिन जूरी ने बहुत मामूली सजा देकर छोड़ दिया, क्योंकि समाज में बाल विवाह प्रचलित था। एजुकेशन गजेट ऑफ मे 1873 में इसी तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया। 11 साल की बच्ची के हस्बैंड ने उसे ड्रैग किया बाहर, बाल पकड़कर उसको लाया खींचते हुए और मार डाला। इन्हीं रीजंस की वजह से उसको भी बहुत कम सजा मिली। ये वो केसेस थे जिनकी वजह से रिफॉर्म हुआ, एज ऑफ मैरिज बढ़ाई गई। और एज ऑफ मैरिज बढ़ाने के बाद भी शादी को, आपको मालूम है कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ने भी वॉइड नहीं किया। सजा होगी अगर ऐसी शादी है, लेकिन शादी जो है वो वॉइड नहीं होगी। लीगल हिस्ट्री भी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के लिए एक रेलिवेंट सब्जेक्ट है। टीवी एंकर्स अगर जल्दी में स्टूडियो ना आए और टीवी चैनल्स अगर एक बैकरूम रिसर्च एकेडमी भी बना लें, तो फिर एंकर से गलती नहीं होगी। आइए अब वो मुद्दे पे बात करते हैं जिसका जिक्र हो रहा है। बुखारी की हदीस की बात हो रही है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। हदीस लिटरेचर की बड़ी अहमियत है। कुरान के बाद दूसरा अहम सोर्स है इस्लामिक लॉ का। बड़ा रिमार्केबल लिटरेचर है कि प्रॉफिट की लाइफ के हर पहलू को रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। शायद किसी के जीवन को इस तरह रिकॉर्ड नहीं किया गया मानव इतिहास में, जैसे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के जीवन को रिकॉर्ड किया हदीस के नरेटर्स ने। उनका आदर और सत्कार करता हूं। पर यह लिटरेचर, वो किताब इमाम बुखारी की सही बुखारी, जो बड़ी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, 200 साल के बाद प्रॉफिट के उसको कंपाइल किया जा रहा है।
मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रॉफिट की बर्थ हो रही है 570 में, दुनिया से जा रहे हैं 633 में, 63 साल की उम्र में। इमाम बुखारी की बुखारा में, जो आज उज्बेकिस्तान है, बर्थ हो रही है 810 में। 60 साल की उम्र में दुनिया से जा रहे हैं 870 में। कोई 32 से 40 साल की उम्र के दौरान वो किताब आ रही है। गैप देखिए, ओरल बातें कि इसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। उस पर जितनी रिसर्च होनी चाहिए उतनी रिसर्च हम नहीं करते। अनीस अहमद साहब ने एक पूरी किताब लिख दी एज ऑफ आयशा एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। सरफराज नवाज ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया। बुखारी की इस हदीस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन किया। बहस यह है कि बीबी आयशा का जन्म कब हुआ। अगर बुखारी की ट्रेडिशन को माना जाए तो 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में, यानी जब प्रॉफिट 45 साल के हो रहे हैं तब उनका जन्म हो रहा है। ओवरवेलमिंग एविडेंस, अगर और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो प्रॉफिट की लाइफ में हुए, जो उस जमाने में हुए, बीबी आयशा की फैमिली में हुए, हजरत अबू बकर के साथ हुए, उनको मिलाकर अगर देखा जाए तो लगता है कि यह बुखारी की ट्रेडिशन हिस्टोरिकली सही नहीं। थियोलॉजियंस नाराज हो सकते हैं, पर मैं थियोलॉजियन नहीं हूं। मेरी ट्रेनिंग लॉ में है और मेरी ट्रेनिंग हिस्ट्री में है। मैं इसको कोई अपॉलोजेटिक होना नहीं मानता, लेकिन आज ओवरवेलमिंग एविडेंस जो है उसकी बात करें, क्योंकि इतना ट्विटर पे लिखा जा रहा है, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज पे कमेंट्स लिखे जा रहे हैं कि क्या नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सच है, तो उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए वो कितना सच है। और बात नुपुर शर्मा ने जो कहा वो नहीं हो रही है। क्या बुखारी में जो ये एज ऑफ मैरिज दी हुई है उसको टेस्ट करने की बात हो रही। यकीनन बड़े बड़े स्कॉलर्स ऐसे रहे हैं जो बुखारी की इस ट्रेडिशन को इसलिए मानते हैं क्योंकि इमाम बुखारी का बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन स्कॉलरशिप में हर चीज को एक स्कॉलर की मानने की ट्रेडिशन नहीं होती। हो सकता है किसी स्कॉलर ने बहुत सी अच्छी बातें कही हों और चंद बातें जो हैं उनको ना माना जाए। पहली बात यह कही जा रही है कि बीबी आयशा की बर्थ कब हो रही है। इमाम बुखारी के हिसाब से वो 5th ईयर ऑफ नबूवत में हो रही है। लेकिन तारीख तबरी में अगर जाए तो उससे यह नतीजा निकलता है कि वो शायद प्रॉफिटहुड के डिक्लेरेशन से पहले पैदा हो चुकी, यानी अभी प्रॉफिट ने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया, अभी इनलाइटनमेंट का ऐलान नहीं हुआ।
तबरी ने लिखा कि अबू बकर मैरिड कुताला इन द एज ऑफ इग्नोरेंस, उनसे 2 बच्चे हुए, अब्दुल्ला और अस्मा। फिर उन्होंने शादी की उम्मे रूमा से इसी वक्त में, यानी अभी प्रॉफिटहुड नहीं हुआ। इनसे 2 बच्चे हुए, अब्दुर्रहमान और आयशा। इसका मतलब यह हुआ कि उनके 2 बीवियां थीं और 4 बच्चे थे, और ये चारों बच्चे एज ऑफ इग्नोरेंस जिसे कह रहे हैं कि अभी इनलाइटनमेंट नहीं आया, उससे पहले के। ये चैप्टर है तारीख तबरी का, वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अबू बकर। अबू बकर पहले कैलिफ थे, उनकी बेटी थी आयशा। ये उनकी फैमिली से एविडेंस निकल के आ रही है। शादी का मुद्दा तो बाद में आएगा, पहले यह तो देखा जाए कि पैदा कब हुई। फिर दूसरी बात यह कही जा रही है कि प्रॉफिट की जो शादी हुई बीबी खदीजा से, तो प्रॉफिट की एज तो 25 साल थी, और बीबी खदीजा की एज 40 साल थी। जो प्रॉफिट के बच्चे हुए सारे, वो सिर्फ बीबी खदीजा से हुए। उनकी लाइफ में कोई दूसरी शादी नहीं की। जब उनकी डेथ हुई, एक ब्लवेड वाइफ थी, एक कंपेनियन थी। गमगीन रहने लगे, दुखी रहने लगे, अकेले महसूस करने लगे। तो खौला बिन्त हकीम ने सजेस्ट किया प्रॉफिट को कि आपका यह अकेलापन दूर हो जाएगा अगर आप फिर से शादी कर लें, आपकी ये लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। उन्होंने सजेस्ट की 2, उनको प्रॉफिट ने कहा आप बात करें। उस बात के नतीजे में शादी हुई। अभी मैं आगे आके बताने वाला हूं कि इस शादी की वजह और क्या थी। क्योंकि बीबी खदीजा से जो बच्चे थे उनकी एज क्या थी। घर संभालना था, अगर बच्चों को संभालना था तो उनके लिए किस एज की औरत से शादी एक कॉमन सेंस डिक्टेट करेगा होनी चाहिए थी। तीसरी बात जो अनीस साहब ने डॉक्यूमेंट की वो ये कि हजरत अबू बकर का भी परसिक्यूशन हो रहा था, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा था। तो उन्होंने भी एक हिजरत का जहन बना लिया हबशा की तरफ जाने का। मदीने में जो हिजरत होगी वो तो बाद में होगी। पहला माइग्रेशन तो हबशा की तरफ हुआ, इथोपिया की तरफ। और 5 मील मक्का से आगे तक पहुंच गए। फैमिली भी साथ थी। वहां उनको एक शख्स मिला, इब्ने अदंगना। उसने कहा नहीं आप मक्के से बाहर ना जाएं, आप इतने रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन हैं, और वो वापस ले आए। अब इस इंसिडेंट को भी अगर देखें, और इस इंसिडेंट में भी अगर बीबी आयशा मौजूद हैं हजरत अबू बकर की फैमिली में, तो फिर शादी की जो उनकी एज 6 साल बताई जा रही है वो साबित नहीं होती। जिस वक्त हजरत अबू बकर का माइग्रेशन हो रहा है, अगर बुखारी की ट्रेडिशन को माना जाएगा तो उनको तो अभी पैदा नहीं होना चाहिए। दरअसल इब्ने इसहाक ने जो लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले कौन लोग थे जो प्रॉफिट पर ईमान ले आए, जिन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिया, उस लिस्ट में बीबी आयशा का भी नाम है। इन द सेकेंड फेज ऑफ अर्ली डेज ऑफ इस्लाम। इसका मतलब उनकी पैदाइश पहले हो चुकी है,
और वो इस्लाम लाने वाले चंद फर्स्ट लोग जो हैं उनमें मौजूद हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बीबी खदीजा की डेथ के बाद गमगीन और अकेले रहने लगे। वो वाकया कब का है? 3 साल बिफोर हिजरा, 49 ईयर्स के हैं प्रॉफिट। वो उनकी साथी थी, कंपेनियन थी, अपनी वाइफ को मिस करते। 2 नाम उनको सजेस्ट किए गए, सौदा बिन्त जम्मा और आयशा। प्रॉफिट की अपने बच्चों की क्या एज थी? बीबी फातिमा जो यंगेस्ट हैं और मोस्ट लविंग डॉटर हैं, उनकी भी एज कोई 15 साल के आसपास बताई जा रही है। जो 2 और बेटियां हैं उनकी एज उनसे भी ज्यादा है। बीबी रुकैया 16 साल की, बीबी कुलसुम 20 साल की। इनकी शादियां जो हैं, जो 3rd कैलिफ हैं हजरत उस्मान, उनसे हुई। इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला कि प्रॉफिट की 2 आंखें उनके पास। और बीबी फातिमा की शादी आपको मालूम है कि हजरत अली से हुई, 15 साल की हैं। ये 3 लड़कियां जो प्रॉफिट की बेटियां हैं, 15, 16 और 20 साल की, उनकी केयर करने के लिए क्या किसी 6 साल की लड़की से शादी की जाएगी? क्या कॉमन सेंस ये डिक्टेट करता है? स्कॉलरशिप अपनी तरफ, लेकिन कॉमन सेंस अपनी जगह। फिर एक और सबूत है कि जब ये मोहतरमा ने प्रॉफिट को सजेस्ट किया कि आप अकेले हैं और आप शादी करें, और वो प्रपोजल लेके हजरत अबू बकर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि वे आयशा की तो शादी तय हो चुकी है जाबिर बिन मुतिम से, तो एज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अपने वादे के पक्के, वो उनके घर गए। अभी ये जाबिर बिन मुतिम की जो फैमिली है, ये इस्लाम में नहीं दाखिल हुई। लड़के की मां ने कह दिया कि नहीं भाई, आप लोग हमारे एंसेस्टर्स का जो रिलीजन था उससे हट चुके हो, हम ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे जो आके हमारे लड़के को भी अपने आबाई दीन से, अपने एंसेस्टर्स के रिलीजन से हटा दे। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तब वो रिश्ता प्रॉफिट से जुड़ा। अगर उनकी शादी 6 साल से भी कम उम्र में तय हुई है और अब 6 साल में वो बात लेके जा रहे हैं, तो 6 साल की बच्ची कैसे अपने इन लॉस को इन्फ्लुएंस कर सकती है? बल्कि होना तो ये चाहिए था कि 6 साल की बच्ची से शादी कर लेते और उसको इन्फ्लुएंस कर देते कि वो जो नए दीन पे आ गई है उससे हट जाए। बुखारी की भी ट्रेडिशंस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए। स्कॉलरशिप ये डिमांड करती है कि किसी भी चीज को ऑन द फेस ऑफ इट ना एक्सेप्ट किया जाए, अनलेस वो कोई डिवाइन है। कुरान के बारे में ये कहा जाएगा कि जो कुछ कुरान में है, क्योंकि वो डिवाइन है, रिवील्ड है, कि उसको एज सच एक्सेप्ट किया जाए। अगर इब्ने इसहाक की ट्रेडिशन मानी जाए और यह माना जाए कि बीबी आयशा जो है उनकी बर्थ प्रॉफिट हुड से पहले हो चुकी है, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह बहस एक गैर जरूरी बहस है, लेकिन क्योंकि मुद्दा उठा है तो बेहतर है कि अपने डाउट्स को
क्लियर कर लिया जाए। एक और एविडेंस देता हूं, अनीस साहब ने लिखी है कि अबू बकर की जो पहली वाइफ हैं कतला बिन अब्दुल अजीज अब्दुल्ला बिन अबू बकर, जिनसे उनकी बहन अस्मा की पैदाइश हुई, और सेकंड वाइफ हैं उम्मे रूमा, जिनसे अब्दुल रहमान और बीबी आयशा की पैदाइश हुई। अब जो ये दूसरी वाइफ हैं, इन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस करने से इनकार कर दिया, तो हजरत अबू बकर ने उनको डिवोर्स कर दिया। ये आज भी लॉ है कि अगर स्पाउसेस में से एक स्पाउस रिलीजन बदल ले तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। अब सोचिए आप इस बात को कि वही हजरत अबू बकर जो अपनी बीवी को डिवोर्स कर रहे हैं क्योंकि वो उनके रिलीजन की नहीं है, उन्होंने बीबी आयशा की शादी तय कर दी उस लड़के से जो उनके रिलीजन पर नहीं है। अगेन आपको फिर जाना पड़ेगा इब्ने इसहाक की ट्रेडिशन पर। उनकी एज अगर प्रॉफिटहुड के डिक्लेरेशन से पहले की होगी तो उस जमाने में शादियां इस तरीके की होती थी। वही अबू बकर जो अपनी बीवी को डिवोर्स कर रहे हैं, वो किसी नॉन मुस्लिम से कैसे अपनी बेटी की शादी तय कर रहे हैं? ये क्वेश्चंस उठने चाहिए। बीबी ज़ैनब से प्रॉफिट की शादी हो रही है, कहा जा रहा है कि आपकी दोस्त हैं बीबी आयशा, रहिए आप उनके साथ। अगर एज में बहुत डिफरेंस होगा तो दोस्ती कैसे होगी? इनकी भी कहानी बीबी ज़ैनब की अजीब है। पहली शादी हुई तुफैल बिन हारिस से, उन्होंने डिवोर्स दे दी। फिर शादी हुई उबैद बिन हारिस से, बदर की लड़ाई में एक टांग टूट गई, अल्टीमेटली इतनी इंजरीज थी कि लौटते में दुनिया से चले गए। फिर तीसरी बार शादी हुई अब्दुल्ला बिन जाश से, वो ओहद की लड़ाई में दुनिया से चले गए। इससे पहले शैब अबी तालिब में मक्का में जब परसिक्यूशन हो रहा था, इन लोगों को निकाला दे दिया गया था शहर से, सोशल बाइकॉट कर दिया था, उसमें तकलीफें झेली थी। तो ये 3 बार जिसके साथ जिंदगी में ये सब हो चुका, उसकी जिंदगी में सुकून लाने के लिए शादी की जा रही है, और उसमें उनसे कहा जा रहा है बीबी आयशा कि आपकी दोस्त हैं, आप इनको कंसोल करें। बच्चे और बूढ़ों में दोस्तियां नहीं होती, हम उम्रों में दोस्तियां होती हैं। और फिर जिस तरीके से बीबी आयशा जंग बद्र में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जब प्रॉफिट 13, 14, 15 साल के लड़कों को जंग में नहीं जाने की इजाजत दे रहे, तो एक बहुत ही कम उम्र अपनी बीवी को जाने दें, यह नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि जो आज हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल है, उसकी लाइट में बुखारी का यह मेंशन करना कि शादी 6 साल की उम्र में हुई, हिस्टोरिकली प्रूव नहीं होता। इमाम बुखारी की मुकाम को नीचा करना बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन नहीं है, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन एक किताब है, उस किताब में उन्होंने ट्रेडिशंस को कंपाइल किया है, जो बातें सुनी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, जब तक उन तक पहुंच रही हैं, उसमें यह मुमकिन है कि यह चीज सही से नहीं पहुंची।
क्योंकि जो हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, फ्रॉम द लाइफ ऑफ बीबी आयशा, फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अबू बकर मिल रही है, उससे यह लगता है कि वो अडल्ट थी, 18-19 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी थी जिस वक्त यह मामला हुआ है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और सवाल पूछना और सवाल को एप्रिशिएट करना और रिसर्च को इनकरेज करना, इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।